यस, हमने लास्ट क्लास में किया था टिल द एक्सपेरिमेंट्स, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं एनालिसिस के दौरान ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एनालिसिस कराया है। देन उसके बाद हमने अमाइनो एसिड्स को देखा है एंड अमाइनो एसिड में जो ट्रायल तक हमने कंप्लीट किया था। सही है, गुड इवनिंग। यस, तो अब हम चलते हैं आगे, दैट इज टूवर्ड्स द लिपिड। यहाँ तक किया है हमने। सो लिपिड्स में हम देखेंगे कितने अलग अलग फॉर्म्स है लिपिड्स के। लिपिड्स जो है वो हमें पाए जाते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे फैट के फॉर्म में है, वैक्स के फॉर्म में है, स्टेरॉल्स के फॉर्म में है, कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, मतलब जो लिपिड में ही सोल्यूबल हो सकते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, और जो विटामिन बी है उनको वाटर सोल्यूबल कहा जाता है। देन फॉस्फोलिपिड जो हमको मेम्ब्रेन में मिलता है लिपिड, वो भी फॉस्फोलिपिड होता है, जो लिपिड का फॉर्म है। देन ग्लिसराइड्स। सो ऐसे अलग अलग लिपिड के अलग अलग फॉर्म है। मुझे मेरा आवाज और ये ओरिएंटेशन, आई मीन सॉरी, ये प्रेजेंटेशन का स्लाइड सब कुछ क्लियर है ना? प्लीज समवन टेल मी कि सब कुछ क्लियर है। एंड लिपिड्स क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। यस, ओके। सो अज्यूमिंग कि आपने अमीनो एसिड तक पढ़ा है, प्लीज हमारे साथ ही रहिएगा। ऐसा ना हो कि मैं आगे आगे पढ़ा रही हूँ और आप पीछे पीछे छूट रहे हो। नो, डेली बेसिस पे अगर जैसी क्लास खत्म होता है 10 मिनट भी आप उस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लेते हो ना, तो आप में फिर दिमाग में वो फिट हो जाएगा। देन ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हम अलग अलग लिपिड्स के फॉर्म है, उसमें से हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को ही देखेंगे, जैसे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्ले करते हैं। तो फैटी एसिड वाला टाइप जो होता है, उसमें क्या होता है, जनरली ऐसे कार्बन के चेन होंगे और वो कार्बन का चेन जुड़ा होगा एक फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप से। सो इसको जनरली ये पूरे कार्बन चेन को आर करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन का चेन रेंजिंग फ्रॉम 1 to 19 कार्बन कितने भी हो सकते हैं। जैसे पाल्मिटिक एसिड में मान लो 16 कार्बन है, आर्किडोनिक एसिड में 20 कार्बन है। तो ऐसे बहुत सारे कार्बन की चेन जब एंड में जुड़ जाता है उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो मिलेगा हमें सिंपल फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। अगर बच्चों आपको याद है ना, तो ऐसा कुछ लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर देखा था हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, तो वहां पे ऐसे बीच में कुछ बड़े बड़े प्रोटीन्स आते हैं, देन कुछ इंटरनल प्रोटीन्स है। तो इसको क्या कहा था? ये फॉस्फेट ग्रुप है। और ये जो नीचे होते हैं, दिस इज फॉस्फेट और दिस इज फैटी एसिड चेन। ये लिपिड है। लिपिड मतलब क्या? सिंपली कार्बन चेन है फैटी एसिड की, करेक्ट। और जब ये दोनों को जोड़ा जाए तो वो बनेगा फॉस्फोलिपिड। आगे देखते हैं हम, ठीक है। तो सिंपली क्या है? फैटी एसिड जिसमें आर ग्रुप है, जिसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, RCOOH। अब ये जो कार्बन चेन बनाता है लंबा सा फैटी एसिड, उसमें अगर बॉन्ड्स प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड। ये वाला शायद आपको कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी आया हो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज आपको क्लियर है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब क्या, कि जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, और अनसैचुरेटेड मतलब क्या, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। आप देख सकते हैं। तो इस पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ये अज्यूम करके कि आपको ये चीज पता है। तो फैटी एसिड का चेन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे लिसिटिन हो गया, पाल्मिटिक एसिड हो गया, आर्किडोनिक एसिड हो गया। तो आप ये देख सकते हो कि इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड नहीं है। देन सेकेंड फॉर्म है लिपिड का, दैट इज ग्लिसरॉल्स। ग्लिसरॉल्स मतलब क्या? इसको जनरली ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन मतलब क्या? 3 कार्बन वाला, है ना, 1 2 3, 3 कार्बन वाला जिसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो जुड़ चुका है। सो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये होता है ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल को अगर आप फैटी एसिड की चेन जोड़ दो तो ये अलग टाइप का आगे लिपिड बन जाएगा। ओके, सो जैसे उनका नाम है, फॉर एग्जाम्पल उनको कहेंगे हम मोनोग्लिसराइड, मतलब एक ही फैटी एसिड की चेन है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे ये एक ग्लिसरॉल है, मतलब ये पूरा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। इसको जब फैटी एसिड का चेन जुड़ जाएगा,
ये बनेगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, एक बड़ा लिपिड का मॉलिक्यूल। जैसे एक ही फैटी एसिड चेन है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन फैटी एसिड चेन है तो ट्राई। सिंपल। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, जैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब एक दूसरे से बॉन्ड बनाएगा तो वो कौन सा बॉन्ड होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे देखिए, दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड के बारे में फिर से एक डिटेल आपको पैराग्राफ है आगे, बट अभी क्वेश्चन इस लेवल पे आते नहीं है। दे डू नॉट आस्क क्वेश्चन कि ग्लिसरॉल क्या है, फैटी एसिड क्या है, नहीं। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा। ओके, देन कमिंग टू द थर्ड फॉर्म, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया अभी, कि इसमें जो लिपिड के फैटी एसिड चेंज होता है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया। Also be said as phosphoacyl glycerols। ये सिनोनिम्स होते हैं, समटाइम्स phosphoacyl glycerols भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि phosphoacyl glycerols आर मेड अप ऑफ व्हाट, तो phosphoacyl glycerol इज नथिंग बट फॉस्फोलिपिड ही, जिसमें फॉस्फेट और लिपिड है। सी, दिस इज द फैटी एसिड और ये है फॉस्फेट ग्रुप। और फिर से फॉस्फेट और लिपिड के बीच में भी यहाँ पे भी जो भी बॉन्ड बनता है ना, वो अगेन होगा ईस्टर वाला बॉन्ड ही। तो ध्यान दीजिएगा, लिपिड जब भी किसी दूसरे मोइटी के साथ जुड़ता है, जैसे कभी कभी ना बच्चों लिपिड ना ग्लूकोज या शुगर के साथ भी जुड़ सकता है, जिसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, तभी भी वो ईस्टर बॉन्ड ही बनाएगा। तो जनरली लिपिड के साथ जब वो किसी और ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो वो मोस्टली लिपिड ईस्टर बॉन्ड बनाता है। ओके, तो हमने लिपिड से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अलग अलग फॉर्म सीखे लिपिड्स के। मेनली हम क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर के? फैटी एसिड वाला फॉर्म, जिसमें एक सिंपल कार्बन चेन है और कार्बोक्सिल ग्रुप है। देन ये सिंपल वाली चेन जो भी है वो एक तो डबल बॉन्ड रखती है, जिसको हम अनसैचुरेटेड कहेंगे, या सिंगल बॉन्ड वाली हो सकती है चेन, जिसको हम सैचुरेटेड कहेंगे। सो ऐसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये चीज आपको पता है या जूम करके मैं आगे चल रही हूँ। कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है प्लीज आस्क मी। देन थर्ड फॉर्म लिपिड का ग्लिसरॉल देखा, ग्लिसरॉल को फैटी एसिड के साथ जब जुड़ेगा तो भी वो एक टाइप का लिपिड ही बनाता है। देन फॉस्फोलिपिड, जब फॉस्फेट लिपिड को जुड़ता है तब उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोआसाइल ग्लिसरॉल्स। अगर यहां तक क्लियर है तो हम बढ़ने वाले आगे। अब हमने क्या देखा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स, या न्यूक्लियोसाइड छोड़िए, आपको न्यूक्लियोटाइड तो मैंने पहले भी बताया था। अगर हम पीछे जाते हैं ना हियर, तो यहाँ पे जब हमने डीएनए एंड आरएनए को देखा था, तो डीएनए आरएनए जो बनता है वो बड़ा मॉलिक्यूल है, जिससे न्यूक्लियोटाइड जो है ना, यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ आपको, न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हम क्या कहते हैं, मैं फिर से अगर एग्जांपल लेती हूँ, बोले से अगर मुझे ट्रेन बनानी है तो क्या करते हैं, ट्रेन बनाने के लिए बहुत सारे बोगी को साथ में जोड़ जोड़ के एक बड़ी ट्रेन बनती है। वैसे ही कोई बड़ा मॉलिक्यूल अगर बनाना है तो उस बड़े मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो उसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को जब जोड़ोगे तो हमको मिलेगा आरएनए या डीएनए, जो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। दे आर व्हाट? न्यूक्लिक एसिड। अब तो ये क्या उससे हो गए? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिस्सा हो गए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सी, जनरली क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन इंपॉर्टेंट चीजों से बना है। मैं उसको हाईलाइट करके बताती हूँ आपको। पहला तो है जिसके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है उसके पास शुगर, तीसरा है नाइट्रोजन बेस। अब आइए डायग्राम की तरफ। सी, तो तीन चीजें हैं न्यूक्लियोटाइड के पास। पहली चीज क्या है? सपोज इट हैज फर्स्ट शुगर, देन उसके पास जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस। ध्यान देना बच्चों, बहुत ही बेसिक है, ये 12th में आपको रिपीट होगा, बट 12th में डायरेक्टली हम डीएनए आरएनए को सीखेंगे। फिर से न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये वाले टाइप, इसमें हम फिर से टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो अभी ये चीजें प्लीज क्लियर कर लीजिए, ठीक है? तो मैं अभी क्या दिखा रही हूँ, पहले आपको दिखा रही हूँ अबाउट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब जिसमें शुगर होता है, शुगर, जैसे दिस इज द
शुगर, देन नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जो है वो अब दो तरीके के हैं, एक है जिनको हम कहेंगे प्यूरिन्स, दूसरा है जिनको हम कहेंगे पाइरिमिडीन। ध्यान देना। और तीसरी बात होती है न्यूक्लियोटाइड के पास फॉस्फेट। सो 1 2 3, तीन चीजों से बना है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड जो है वो सिर्फ दो ही चीजों से बना है, मेड अप ऑफ शुगर एंड बेस। सो आप देख सकते हो ये है शुगर और इसके पास है बेस। तो न्यूक्लियोसाइड को अगर मैं लिख रही हूं तो उसके पास शुगर तो है प्लस बेस है। बेस मतलब नाइट्रोजन बेस बाय डिफॉल्ट, चाहे वो प्यूरिन हो चाहे वो पिरिमिडिन हो, कोई भी हो सकता है। अब ये जो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स है ना बच्चों, आगे इसका फिर से और डिवीजन होता है। जैसे नाइट्रोजनस बेसिस को हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजनस बेसिस को हम आगे डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में डिपेंडिंग अपॉन रिंग्स। यहाँ पे आप 2 साइक्लिक रिंग देख सकते हो, है ना। तो जब कोई भी बेस में 2 रिंग्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्यूरिन्स, और जब एक ही रिंग है उनको हम कहेंगे पाइरिमिडीन। तो एग्जाम्पल क्या हुए नाइट्रोजन बेसिस के? एडिनाइन और गोनाइन, ये है प्यूरिन्स। थाइमीन जो है, थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल, ये है पाइरिमिडीन्स। ओके, फिर से आते हैं। प्यूरिन्स है हमारे एडेनाइन एंड guanine। ध्यान दीजिए, डू नॉट स्लीप और डू नॉट सिंपली कीप द क्लास ऑन। ओके, ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पिरिमिडिन है हमारे पास 3, कौन से है? साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। ठीक है, इनमें से जब कोई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर लिया है, तो इनमें से ये क्या है? दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है? ये शुगर है, राइबो शुगर होती है जनरली। और यहाँ पे कौन सा बेस लग गया? एडेनाइन। एडेनाइन क्या है? एडेनाइन इज अ प्यूरिन। तो अगर इस स्ट्रक्चर में से फॉस्फेट को हटा दो तो मिलेगा हमको न्यूक्लियोसाइड। सो सिंपल है, न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को रिमूव कर दिया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को ऐड कर दिया, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? एंड दोनों में भी, न्यूक्लियोटाइड हो न्यूक्लियोसाइड हो, दोनों में भी बेस प्रेजेंट है, मतलब प्यूरिन पिरिमिडिन दोनों में भी है। एट अ टाइम एक न्यूक्लियोटाइड में कोई एक ही बेस हो सकता है। ठीक है, शुगर तो कॉमन ही है, दोनों में भी शुगर कॉमन ही होती है, राइबो शुगर। बेस जो है वो कोई एक होता है, चाहे वो साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन, एडेनाइन, गोनाइन, इन पांचों में से कोई भी नाइट्रोजन बेस उस टाइम पे उस न्यूक्लियोटाइड पे अटैच हो सकता है। तो 3 कंपोनेंट से बना एक न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए और आरएनए जो बनता है ना, कुछ ऐसा हम स्ट्रक्चर निकालते हैं डीएनए और आरएनए का, है ना। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो मोनोमर्स होते हैं, मतलब जिस चीज से डीएनए और आरएनए बना है, वो है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड लग गया? मान लो यहाँ पे एडेनाइन। तो न्यूक्लियोटाइड का बच्चों नाम जो होता है ना, वो उनके बेस के ऊपर पड़ा है। जैसे देखो यहाँ पे एडेनाइन अगर नाइट्रोजन बेस लगा है, उसको एडेनालिक एसिड कहा है। अगर इसके जगह पे गोनाइन वाला बेस लगता तो उसको गोनालिक एसिड कहते हैं। जैसे ना सी यहाँ पे एग्जांपल सेम है अगेन। न्यूक्लियोसाइड में क्या है? फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पे जो होता है ना वो हटा दिया है, दिस फॉस्फेट ग्रुप इज नॉट देयर। सो न्यूक्लियोटाइड पे यहाँ पे अगर नाइट्रोजन बेस का नाम एडेनाइन है तो न्यूक्लियोटाइड का नाम एडेनिलिक एसिड। एंड अगर उसमें से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दो तो वो बन जाएगा एडिनोसिन। क्लियर है? थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टर्म्स है, रीड इट एंड टेल मी ये क्लियर है। डीएनए आरएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोसाइड से नहीं। न्यूक्लियोसाइड तो वो स्ट्रक्चर रहेगा जब फॉस्फेट उसमें से हट जाएगा। ठीक है, सो डीएनए आरएनए के मोनोमर्स कौन है? बेसिक मॉलिक्यूल्स कौन से है? न्यूक्लियोटाइड्स। प्लीज टेल मी एवरीथिंग इज क्लियर यहां तक? यस गौरव, क्लियर?
ओके, हिमेश, गौरव, जो भी मुझे अभी रिप्लाई कर रहे थे, कम ऑन टेल मी। अब एक लास्ट पॉइंट क्या है कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, जब वो शुगर से जुड़ेगा तब वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर लेगा। मतलब आप अगर देख रहे हो ना कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे होता है फॉस्फेट, यहाँ पे होता है बेस। तो फॉस्फेट जब ये शुगर से जुड़ता है तब वो ईस्टर बॉन्ड बनाता है। इस चीज को ध्यान रखो, क्योंकि ये हम आगे में फिर से इसके बाद या बाद वाली क्लास जो है ना, उसमें मैं फिर से बताऊंगी ये ईस्टर बॉन्ड क्या है। ठीक है, तो अज्यूमिंग फिर नाइट्रोजन बेस कितने हुए हमारे पास, टोटल 5 नाइट्रोजन बेस है, जिनको 2 हिस्से में डिवाइड किया है उनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। 2 प्यूरिन है हमारे पास और 3 पिरिमिडीन है। अब ठीक है, आगे चलने से पहले ना मुझे और एक चीज बतानी है कि जनरली क्या होता है, जो यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, जो डीएनए होता है और आरएनए होता है, दोनों तो बना है न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, दोनों भी न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड का नाम किससे पड़ता है, उनमें होने वाले जो बेस होगा उससे। अगर कोई न्यूक्लियोटाइड में एडेनाइन है तो एडेनालिक एसिड, उसमें अगर ग्वानाइन है ग्वानिलिक एसिड, साइटोसिन है तो साइटिडीन एसिड, डिपेंड कौन सा भी बेस वहां पे लग गया है उसी का नाम उसको जुड़ जाएगा। अब क्या होता है जनरली डीएनए में एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमीन और साइटोसिन, AGTC, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है बच्चों मैंने। एडेनाइन को सिर्फ ए लिखा है, ग्वानाइन को G लिखा है, थायमीन को T लिखा है, शॉर्टकट लिखा है मैंने। डू नॉट यूज दिस, ये सिर्फ जल्दी जल्दी में आपको पढ़ाने के लिए। तो एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमीन और साइटोसिन, ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन डीएनए। आरएनए में क्या होगा, एडेनाइन रहेगा, ग्वानाइन रहेगा, थायमीन अब रिप्लेस होगा यूरेसिल से, साइटोसिन रहेगा। तो सिर्फ ये थायमीन और यूरेसिल का डिफरेंस है बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। लिपिड्स के फंक्शन, ओके यस सोनिया, फाइन। ये ना आगे है, आपको रुक जाओ, जब हम आगे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तब भी है। लिपिड्स तो मेनली क्या करते हैं ना, वेसिकल्स बनाते हैं, सोनिया, वेसिकल्स बनाते हैं लिपिड्स। और वो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर करते हैं, है ना, दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड, दे फॉर्म ऑफ वेसिकल्स जिसके ऊपर से वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स का इन द सेल, ये भी उनका फंक्शन है। ओके, कभी कभी कुछ लिपिड्स जो है वो फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो शॉक ऑब्जॉर्बर के काम आते हैं, जैसे फैट कोलेस्ट्रॉल हो गया, एडिपोज टिश्यू जिसको कहते हैं हम, तो वो एक लिपिड का ही हिस्सा है। वो लिपिड क्या करता है, ज्यादा लिपिड का अगर कंजम्पशन हो गया, जैसे हम कहते हैं ना कि तेल या कुछ फ्राइड आइटम्स खा लिया तो बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाता है, तो फैट लिपिड का ही फॉर्म है। सो दीज आर ऑल। और लिपिड ये भी करते हैं कि कभी कभी ऐसे विटामिन होते हैं जो अभी जो भी हम खाते हैं उन सबको घुल के ब्लड में जाना होता है। बट अगर ऐसे कोई विटामिन है जो ब्लड में नहीं घुल सकते, पानी में नहीं घुल सकते, उनको फैट ही चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, A, D, E, K, ये 4 विटामिन है जो लिपिड्स में ही सोल्यूबल हो सकते हैं, तब जाके वो हमें हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब होंगे। अगर आप विटामिन डी को लेना चाहते हो तो विटामिन डी सिर्फ पानी में, अगर आपका बॉडी में क्या है 70% वाटर से बना है और ब्लड में भी वाटर है, तो ब्लड जब ट्रांसपोर्ट करता है ना विटामिन को, तो उसको सेल के अंदर जाने के लिए लिपिड की जरूरत पड़ेगी अगेन। तो ऐसे काम करते हैं लिपिड्स। दिस आर द फंक्शंस, फ्यू फंक्शंस ऑफ लिपिड जो मैंने अभी बताया। ओके सोनिया, देन कमिंग टू द स्मॉल, छोटा सा एक सेगमेंट है अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोटाइट। ये यही थेरेटिकल चीज को ही मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में डाला है, थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पे समझने के लिए। सी, मेटाबोलाइट्स मतलब क्या, सिंपली अगर मैं मेटाबोलाइट्स की बात करूं तो सारे मेटाबोलाइट्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो किसी भी रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं। मतलब जब A+B बनाता है C, तो ये हमारा मेटाबोलाइट हो गया। कभी कभी क्या होता है A+B=C बनाते वक्त इसके साथ कुछ X वाला कंपाउंड भी बाय डिफॉल्ट बन जाता है। तो ये तो प्राइमरीली बना, पहली बात बना क्योंकि इसको सेल को बनाना ही था, बिकॉज इसकी जरूरत है।
नीड है, मान लो किसी ग्रोथ, किसी डेवलपमेंट या किसी भी कोई रिएक्शन या फिर किसी भी फंक्शन के लिए ये एक सी कंपाउंड जो है वो जरूरत है, इसलिए सेल ने उसको बनाया है। बट उसके साथ कुछ और भी आ रहा है, जैसे आपको कभी कभी फूड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ डेजर्ट मिल गया, जरूरत तो नहीं थी आपको डेजर्ट की बट आपको मिल गया फूड के साथ, ऐसा, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री में बन रहा है ना वो हो जाएगा सेकेंडरी। तो अब आते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, मतलब क्या कि ऐसे कंपाउंड्स जो ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सेल बनाने वाला है, बट जब उनको बनाते बनाते कुछ और भी बन जाता है साथ में, उनको हम कहेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यू कैन सी कि जनरली ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है, एक बार इसको चेंज कर लेती हूँ मैं, ये जनरली ग्रोथ फेज के दौरान, मतलब जब सेल एक्टिव होता है उस दौरान बनेंगे, और एंड प्रोडक्ट जो होता है ना उसके टाइम पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनने वाले हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट तो मेनली फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है कि उसको किसी काम के लिए ही बनाया गया है तो वो किसी न किसी काम आएगा, बट ये जो है ना वो सेल के किसी के काम नहीं आते हैं, इसलिए उनका यूज ह्यूमन ने अपने खुद के बेनिफिट के लिए किया है। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट में टॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स, रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट्स, ये सारे जो बनते हैं, जैसे अगर आपने ऐसे रैंडमली कभी देखा होगा ना, कोई झाड़ तोड़ के देखा और उसमें से बराबर से दूध वाला कुछ चीज निकल गया, या ऐसे स्टिकी सब्सटेंस जो गम कहते हैं उसको निकल गया, तो वो क्या है, वो प्लांट ने बनाया हुआ प्रोडक्ट है जो बाय डिफॉल्ट बन गया किसी और रिएक्शन को बनाते वक्त। समझ रहे हो? तो प्लांट को तो इसकी जरूरत नहीं है, वो उसका कुछ काम का नहीं है। ह्यूमंस ने क्या कर लिया, ऐसे चीजों का खुद के यूज के लिए उसको एक्सट्रैक्ट करना या फिर उसको प्यूरिफाई करके मार्केटिंग करना चालू कर दिया। सो दैट इज व्हाट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाम ही बताता है कि प्राइमरी जो है वो ग्रोथ के खुद की चीजों के लिए लगने वाला है, जैसे अमाइनो एसिड, शुगर, विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड, जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, सारे जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं सेल में, सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। इन रिएक्शंस के दौरान जो बाय प्रोडक्ट बन के कुछ और निकल रहा है, ये सारे वो है हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक टेबल में कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लिया है, ये आपका बुक का ही एग्जाम्पल है, बुक का ही टेबल है बच्चों। सो दिस वाज अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बच्चों आपकी इस क्लास में ना हमेशा ही स्ट्रेंथ कम रहती है क्या? लाइक लास्ट क्लास में भी हमारे स्ट्रेंथ काफी मतलब कम थी, आज भी कितने हैं? वेरी लेस। एनीवेज, यहाँ तक क्लियर? 12। हाँ, आई गेस ये सारे लोग लास्ट क्लास में भी थे जितना मैंने आपके नाम पढ़े हैं। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्लियर है, आगे चले तो द बायोमोलिक्यूल्स। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड पीपल। आई रियली लाइक इट कि आप लोग सही में चीजें समझ रहे हो और आपको इस सारे हमारे आवाज के क्लासेस से हेल्प हो रही है। दिस इज रियली वेरी गुड थिंग। गुड। तो ये अगेन थोड़ा सा इंट्रो वाला पार्ट आ गया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है। तो बायोमोलिक्यूल्स को ना दो हिस्सों में डाला गया है, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये हमने पहले नहीं किया था क्योंकि वहां पे अगर मैं कराती तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता। तो माइक्रो और मैक्रो, मैक्रो मतलब बिग मॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स हम जैसे कह सकते हैं, बिग और लार्ज। लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू वेट। और माइक्रो मतलब स्मॉल वन, सिंपल। तो वेट के हिसाब से ऐसा कोई अगर मॉलिक्यूलर वेट है जिसका 1000 डाल्टन से कम है, या जैसे यहाँ पे ना हम बोलते हैं माइक्रो में कि 18 टू 1800 डाल्टन के बीच में जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको हम माइक्रो कहते हैं। और 800 के ऊपर 10,000 तक या 10,000 से भी ऊपर, 800 या 10,000 से भी अगर वो ऊपर जाओगे तो वो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे। अच्छा मैंने उल्टा डाला, ये ऊपर, वो सारे मैक्रो में आएंगे क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है। और 800 के नीचे जो है वो आएंगे माइक्रो में। अब अगर आपको पहली वाली क्लास याद है तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े हैं, बने हैं। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स है जैसे हमारा अमाइनो एसिड हो गया, देन फैटी एसिड हो गया, और क्या है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है,
देन न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड हमारा अभी देखा हमने न्यूक्लियोटाइड को, ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है। अमाइनो एसिड जब बड़ा होगा वो बनाएगा प्रोटीन, बड़ा होगा मतलब क्या, जुड़ेगा। फैटी एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ेगा वो बनाएगा लिपिड, न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे वो बनाएगा क्या? पीपल डू नॉट लीव द क्लासेस, वरना आपको समझ में नहीं आएगा बच्चे। न्यूक्लियोटाइड जुड़ के बनाएगा डीएनए या आरएनए को। तो ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है दीज आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, एंड जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, दे आर मैक्रो। आई गेस ये चीज आपको सबको क्लियर ही है कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में जनरली मिलते हैं मैक्रो, क्योंकि वो बड़े हैं, नहीं घुलेंगे, और एसिड सॉल्युबल में हमको जनरली मिल जाते हैं छोटे वाले मॉलिक्यूल्स। यस, क्लियर, गुड वन। अब इसमें जो है एक्सेप्शन है, दैट इज अबाउट द लिपिड। क्यों? क्योंकि लिपिड का जो वेट है, वेट तो आता है 800 के अंदर ही, बट फिर भी उसको मैक्रो करके ही कंसिडर करते हैं। बट आपके बुक में ना बच्चे एक स्टेटमेंट है, नीट का ऐसे आप क्वेश्चन बन सकता है कि लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब लिपिड को आप स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, एक्सक्लूसिवली या सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कह सकते। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को कह सकते हो क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट वेट भी बड़ा है और वो एसिड इनसोल्यूबल पूल में भी आते हैं। बट लिपिड क्या क्या हो जाएगा ना कि लिपिड का वेट जो है वो तो कम है, बट आता है वो एसिड इनसोल्यूबल वाले स्ट्रक्चर में। जैसे यहाँ पे देखो, जब आप हमने एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट कराया था जिसमें हमने कूट रहे थे हम सेल्स को, जब हम सेल्स को कूटते थे सेल मेम्ब्रेन और सेल के अंदर का जो भी साइटोप्लाज्म है वो सब निकलता था बाहर। तो जब सेल मेम्ब्रेन को सेपरेट किया, फिर उसका भी जब क्रशिंग या ग्राइंडिंग हुआ और जब सेपरेशन की बात आई, तब लिपिड को पाया गया इनसॉल्युबल वाले पूल में, मतलब ऊपर रिटेंटेट में। नीचे जो था वो एसिड सॉल्युबल पूल था, फिल्ट्रेट था, अगर आपको याद है तो, है ना। तो इसलिए क्या कहा गया कि ये लिपिड जो है वो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स उनके साथ सेपरेट होने लग गया बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। क्योंकि वो लिपिड जो फैटी एसिड चेन से बना है ना, उनकी प्रॉपर्टी वैसी है, इसलिए वेट भले ही कम है बट उनकी प्रॉपर्टी वैसी है और वैसे इनसॉल्युबल पूल में वो सेपरेट होने लग गया, इसीलिए उसको मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में पाया गया। इसलिए हम ये स्टेटमेंट को कहते हैं कि लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। यहां से अगर कोई नीट क्वेश्चन बनता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। सिंपली अगर बोला है कि लिपिड क्या है, मैक्रो है या माइक्रो है, आप तब मैक्रो ही सिलेक्ट करना। क्लियर? चले आगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की तरफ। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कहीं ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट गई हूँ? और लिपिड के अगर फंक्शंस हम देखें तो एक तो मेम्ब्रेन में हमको ये लिपिड मिलता है, देन कभी कभी हमको इसको फैट्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये फैट्स में बॉडी को इंसुलेट करता है, लाइक इट विल डू द इंसुलेशन वाला काम। मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करना, शॉक अब्जॉर्ब करना, आपको गर्मी वार्म भी प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। देन कुछ कुछ ऐसे विटामिन है जो फैट सोल्यूबल होते हैं, मतलब जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं। तो ऐसे सारे काम होते हैं लिपिड्स। कभी कभी लिपिड्स जो है वो अपने, आप जब ड्रिंक्स लेते हो, कोई भी दवाइयां लेते हो, उसको भी सोल्यूबल होने के लिए लिपिड लगता है। तो ऐसी चीजें करता है हमारा लिपिड। और भी बहुत से फंक्शंस हैं बट दीज आर सम फ्यू आई टोल्ड। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है एवरीथिंग तो मैं आगे चल रही हूँ। तो सी ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आप नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ पे कुछ कंफ्यूज हो जाए इन प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स और न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। इस चीज को कंफ्यूज ना होना चाहिए, तो क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर से पढ़ो, आपके टेक्स्ट बुक में है, यू कैन जस्ट रीड इट वंस। यहाँ से ना कभी कभी क्वेश्चन बनता हुआ देखा है हमने कि बायोमोलिक्यूल्स का मैक्रो कौन सा वेट बनाता है, माइक्रो में कितने वेट का मॉलिक्यूल आते हैं, कौन से एसिड इनसोल्यूबल में है, कौन से एसिड सोल्यूबल में है, एन एग्जाम्पल। अब यहाँ से तुम्हारा कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का सेक्शन चालू हो सकता है।
जैसे अब तक जो हमने देखा अबाउट हमारे एक्सपेरिमेंट जो देखे, वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, सो इट वाज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। हाँ, बट यहाँ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखो, प्रोटीन का क्या कॉम्पोजिशन है वो लिखो, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने इसके पहले के सेक्शंस में क्या पढ़े थे, हमने अमाइनो एसिड पढ़ा। अब इन्हीं अमाइनो एसिड को जोड़ के अब हम बनाने वाले हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, इट इज अ पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड मतलब क्या, जो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ता है, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, ए मतलब अमाइनो एसिड यहाँ पे। सो मान लो मेरे प्रोटीन में कुछ 4 अमाइनो एसिड है, तो ये जब जोड़ते हैं एक दूसरे को और ये जो बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे एक प्रोटीन में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, तो पॉली मतलब मैनी, देयरफॉर प्रोटीन को कभी कभी पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। अगर कभी भी आपको आगे जाके कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते वक्त अगर ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि दिस रिएक्शन नीड्स अ पॉलीपेप्टाइड या देयर आर यूज ऑफ सम पॉलीपेप्टाइड फॉर द फंक्शन, इसका मतलब कि उनको कहना है कि प्रोटीन की वहां पे जरूरत है सिंपली, ठीक है, बिकॉज इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। तो जैसे आपके भी पेट नेम होते हैं ना, कभी रिंकू शिंकू ऐसा बुला दिया, वैसे ही अल्टरनेटिव नेम है इसका ये पॉलीपेप्टाइड नेम, बिकॉज उनके उनमें जो बॉन्ड बना है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, इसीलिए, ठीक है। सो अब ये जो टर्म है हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर, आपने ये हेट्रोस्पोरस होमोस्पोरस जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था ना, हेट्रो और होमो का मतलब क्या, हेट्रो मतलब डिफरेंट सिंपली। तो हमने अमाइनो एसिड में देखा था कि अमाइनो एसिड जो है वो कुछ 20 टाइप्स के है ना, 20 टाइप के अलग अलग अमाइनो एसिड है। तो देखो बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि 20 के 20 अमाइनो एसिड एक ही प्रोटीन में हो, नहीं। जैसे अगर मेरे पास अगर ट्रेन है और ट्रेन के मेरे पास कुछ चार रंग की बोगियां है, रेड ब्लू येलो एंड व्हाइट ले लो, चलो ठीक है। अब मैं अगर एक ट्रेन बनाना चाहती हूँ, तो मैं इन चारों का चारों इस्तेमाल नहीं करूंगी, कभी सिर्फ रेड एंड ब्लू से ही बनाऊंगी। सो रेड रिपीट रिपीट होता रहेगा, बहुत सारे रेड और बहुत सारे ब्लू मिला के एक बड़ा ट्रेन बना दिया, या कभी कभी रेड ब्लू और व्हाइट तीनों भी मिला के ट्रेन बना दिया। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस चलेंगे अलग अलग अमाइनो एसिड्स के। सो 20 टाइप्स में से सारे के सारे अमाइनो एसिड्स एक ही प्रोटीन में आते हैं, ऐसा नहीं है। एक प्रोटीन कभी कभी रेपिटेटिव अमाइनो एसिड को बना के एक चेन बना सकता है, ये क्लियर। तो इसलिए क्या कहते हैं ना कि बिकॉज प्रोटीन में अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड है और एक ही टाइप का नहीं, इसलिए उसको हेटेरोपॉलीमर कहा गया है। पॉलीमर एंड मोनोमर आपको पहले भी बताया है। पॉलीमर मतलब क्या, मेनी मॉलिक्यूल से बना हुआ। मोनो मतलब क्या, एक ही मॉलिक्यूल एक ही यूनिट, जैसे अमाइनो एसिड, सॉरी, अमाइनो एसिड क्या है, मोनोमर है, सिंगल यूनिट है, किसका, प्रोटीन का। तो प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, क्योंकि पॉलीमर जो है वो बना है इस मोनोमर से। मोनोमर मतलब किसी भी, ये एक जनरल टर्म है, मोनोमर पॉलीमर जनरल टर्म है। अगर मैं ट्रेन की यहाँ पे एग्जांपल लूं, तो ट्रेन हो जाएगा पॉलीमर, ट्रेन का मोनोमर कौन है, एक एक बोगी, सिंपली एक एक कंपार्टमेंट्स, क्लियर ना। तो इसलिए प्रोटीन में अलग अलग वैरायटी के टाइप्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, और एक ही टाइप का अमाइनो एसिड नहीं होता है, तभी प्रोटीन को हेटेरोपॉलीमर कहेंगे। प्लीज इसको स्टार करके रखिएगा, इट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नॉट होमोपॉलीमर, होमो मतलब अगर एक ही टाइप का अमाइनो एसिड होता, सारे के सारे प्रोटीन में सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड होता, तो उसको होमोपॉलीमर कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। सो प्रोटॉन्स आर नॉट होमोपॉलीमर। इफ आई गिव अ स्टेटमेंट कि प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर, ट्रू और फॉल्स, तो वो फॉल्स जाएगा, है ना, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हेटेरोपॉलीमर है। और जो हमारे सेल में सबसे अबंडेंट प्रोटीन जो है वो है कोलेजन। मतलब अगर एनिमल की बात करें, एनिमल वर्ल्ड में, तो कोलेजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। एंड प्रोटीन में रुबिस्को नाम का एक प्रोटीन है जिसको सबसे ज्यादा पाया जाता है। और प्रोटीन रुबिस्को जो है वो प्लांट में ही नहीं, बट पूरे के पूरे बायोस्फीयर में ही ज्यादा, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल दोनों में भी आते हैं। तो अगेन दिस पॉइंट ऑल्सो यू कैन जस्ट स्टार इट, एंड एक बार इसको भी याद रख सकते हो कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है बायोस्फीयर में, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा अबंडेंट मतलब क्या,
सबसे ज्यादा मात्रा में होना। क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं स्ट्रक्चर की तरफ जा रही हूँ। स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ तक सब कुछ क्लियर? एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? बच्चों बताओ, अगर आपको लग रहा है। सी यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, सीरीन एक अमाइनो एसिड है, सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, टायरोसिन है, ग्लूटामिक एसिड है। अगर इनका ऊपर स्ट्रक्चर देखोगे ना आप यहाँ पे, तो ये CONH, ये जो है वो बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे भी CONH, मतलब एक अमाइनो एसिड कैसे दूसरे अमाइनो एसिड को जुड़ा हुआ है, और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था वो था पेप्टाइड बॉन्ड। इसलिए इसको हम कभी कभी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। क्लियर? हाँ ना, कुछ तो रेस्पॉन्ड मी क्विकली, वरना मैं आगे चले जाऊंगी और सिर्फ आप नाम के लिए मेरे साथ जुड़े हो। ऐसा ना कीजिएगा बच्चे, आपका प्रॉफिट हो तभी तो हम आपका क्लास ले रहे हैं ना। हाँ। ओके। अब प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है कुछ इंपॉर्टेंट उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे प्रोटीन जब बनता है, हमने क्या देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन को बनाया जाता है। प्रोटीन को बनाने वाले कौन है? अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ के एक चेन बनाएंगे, तो सिर्फ चेन ही नहीं बनाएंगे, वो कभी कभी अलग अलग फॉर्म्स और शेप्स भी लेंगे। क्योंकि इस प्रोटीन को सिर्फ चेन करके नहीं चलेगा, उसको एक्टिवेट भी करना है ताकि वो फंक्शन करे। जैसे ट्रेन को बनाने के बाद उसमें इंजन भी डालनी पड़ती है ताकि वो रन करे, वैसे ही प्रोटीन जो है वो जनरली अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से फंक्शन करता है। ध्यान दीजिए, तो जब अमाइनो एसिड सिंपली एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन बनाएंगे, वहां पे बनता है पहला वाला स्ट्रक्चर, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब ER में होता रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सारी चीजें चल रही है। ठीक है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बन गया है। ओके। अब जब ये स्ट्रक्चर एक लाइन बन गई है, स्ट्रेट लाइन अमाइनो एसिड की, अब क्या होता है, कभी कभी ये स्ट्रेट ही लाइन जो है वो ऐसे फोल्ड होने लगती है। जैसे आपका टेलीफोन का वायर है, किसी को अगर किसी ने अगर आप किसी के घर में है क्या, लैंडलाइन फोन जो होता है ना, तो रिसीवर और डायल के बीच में कैसे राउंड राउंड वायर होती है, जैसे DNA वाला वायर। तो कुछ ऐसे ही वायर होते हैं जिसको हम अल्फा हेलाइसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हेलिक्स। और कभी कभी ये ऐसे शीट्स में भी जुड़ जाते हैं, शीट्स में ऐसे, इसको हम कहते हैं शीट्स। ध्यान दो बच्चों, डू नॉट स्लीप और डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्ट। मैं बार बार बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क का क्वेश्चन बन गया ना कि व्हाट इज प्रोटीन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये सब आपको लिखना है। ठीक है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मतलब क्या? सिंपल अमाइनो एसिड का चेन, सीधी सी चेन। इस चेन ने अगर ट्विस्ट कर लिया, एक दूसरे के ऊपर राउंड कर लिया, या एक दूसरे के ऊपर से शीट जैसे, जैसे एक दूसरे के ऊपर से चादर जैसे रख चुके हैं मान लो, या फिर बुक रखे हो, वैसे प्लेट्स में अगर जुड़ गए तो वो उनका बन जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब कभी कभी यही चीज जब ऐसे कुछ हॉलो स्ट्रक्चर बनता है, मतलब इसी स्ट्रक्चर को आगे जाके और क्लमजी कर लिया, मतलब और उसको 3D डायमेंशनल व्यू में देख लिया, सी प्रोटीन विल और फोल्ड इटसेल्फ टू फॉर्म अ बॉल टू गिव 3D व्यू। मतलब ये सेकेंडरी वाले ने, अब मान लो आपने वो टेलीफोन वायर को और ऐसे एक दूसरे के ऊपर लपेट के कुछ 3D व्यू बना दिया, वो बन जाएगा प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। Most of the proteins are activated in this form. Please give the star mark to this form कि इस पे ही सारे प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। इसके हायर लेवल पे एक फॉर्मेशन होता है, मतलब ये सारा जो था वो सिर्फ एक ही चेन से हो रहा था। अब अगर कोई दूसरी चेन यहाँ पे जुड़ जाती है, तो कुछ ऐसे 1 2 3 और 4, और बीच में यहाँ पे कोई एक एटम आएगा। तो जब 1 2 3 या 4 या सिर्फ ओनली 1 एंड 2,
बीच में यहाँ पे कोई एटम है, मतलब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड जब एक साथ आके जुड़ेंगे और एक प्रोटीन बनाएंगे तब वो लेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, फोर्थ लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। समझे प्रोटीन को हमने कैसे बनाया? प्रोटीन को बनाया एक सिंपल अमाइनो एसिड की चेन से। तो जब प्रोटीन बनाते वक्त पहले जब अमाइनो एसिड लग गए, सिंपल चेन है, आपका टेलीफोन का वायर ही इमेजिन कर लीजिएगा, उसको अनविल कीजिए, ऐसे खींचिए, सिंपल चेन बनेगी, वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब उसको थोड़ा सा छोड़िए, ऐसे राउंड 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 हो जाएगा, वो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब उसको पूरा तोड़ को मरोड़ के ऐसे पूरा उसका राउंड गोला बना दीजिए, वो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। जब प्रोटीन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, एक्टिव रहता मतलब क्या, वो फंक्शन करेगा, अलग अलग सेल्स में जो भी फंक्शंस कर रहे हैं उसके जो भी डेसिग्नेटेड फंक्शन है वो करेगा। अब मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर तक ही रुक जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जैसे हीमोग्लोबिन, हमारे बॉडी का, ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में जो है ना हेमोग्लोबिन होता है। क्या करता है हेमोग्लोबिन बच्चे? एनीबॉडी नोज कि व्हाट इज हेमोग्लोबिन? यस, बिमला आपको पता है कि हेमोग्लोबिन क्या है? बहुत बार तो वैसे ब्लड टेस्ट के वक्त देखते हो कि हेमोग्लोबिन का कम काउंट हो गया है, ज्यादा काउंट हो गया है, बट आपको पता भी है कि हेमोग्लोबिन क्या है? हाँ प्रोटीन है, बट ठीक है प्रोटीन तो है, अभी मैंने ही बताया ना ये प्रोटीन है, बट क्या काम करता है वो? क्यों चाहिए आपको हेमोग्लोबिन? बहुत ही जरूरी है बच्चे, ये बहुत ही जरूरी है। यस एब्सोल्युटली, वेरी गुड। सो हेमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर है, और इसीलिए हेमोग्लोबिन के अंदर जो एक कंपाउंड होता है उसके वजह से हमारे ब्लड को भी रेड कलर मिलता है, ठीक है ना, जिसको भी नहीं पता है। तो कुछ प्रोटीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन क्या करते हैं, टर्शरी लेवल के बाद और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल चेन है अमीनो एसिड की, कभी अगर जो वो चेन ऐसे एक दूसरे के ऊपर जुड़ गई या शीट्स में आ गई, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आगे जाके जब ये मैंने जैसे बोला वायर को, फोन के वायर का पूरा मरोड़ के एक गोल बना दो, उसका गोला बना दो, वो हो जाएगा आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। इसी में ज्यादातर प्रोटीन रुक जाएंगे और एक्टिवली अपना काम करेंगे। कुछ प्रोटीन को एक हायर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जैसे हेमोग्लोबिन, उसमें क्या होता है, ये एक टाइप का पॉलीपेप्टाइड है और ये एक टाइप का पॉलीपेप्टाइड है, ऐसे चार अलग अलग पेप्टाइड्स जो है वो एक साथ आते हैं। तो हेमोग्लोबिन में एक है अल्फा शीट और दूसरा है बीटा। सी यहाँ पे दिया है, ह्यूमन हेमोग्लोबिन जो है वो 4 सब यूनिट से बना है, 2 अल्फा टाइप के हैं, 2 बीटा टाइप के हैं। ये शीट नहीं है बच्चों, ये टाइप है, सॉरी। सो अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप, आपको ये कंफ्यूज करेगा, मैं बता देती हूँ, एक मिनट देखो। हेमोग्लोबिन को हम बना रहे हैं, ये सिंपल स्ट्रक्चर, ये उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये उसका टर्शरी स्ट्रक्चर। अब चौथा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो 4 अलग अलग पेप्टाइड साथ में आके बनाएगा, 2 अल्फा, 2 बीटा। अब इन चारों को जोड़ने के लिए बीच में आता है आयन। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हेमोग्लोबिन बढ़ा है ना तो आयन खाना पड़ता है, लाइक खजूर खाओ या कुछ नट्स खाओ, उससे आपका आयन कंटेंट बढ़ता है बॉडी में। जैसे आयन बढ़ेगा बाय डिफॉल्ट हेमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयन लगता है। तो ऐसे 4 यूनिट से बना हमारा हेमोग्लोबिन। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इसमें 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड जुड़ के एक प्रोटीन बना रहे। क्लियर? मैंने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स तक आपका सिखाया है। ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो है ना, ये बेस करते हैं उनके लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे कि वो किस तरह से फोल्डिंग कर रहे हैं। ये अलग अलग प्रोटीन के टाइप्स नहीं है बच्चों, मैं फिर से बता रही हूँ, दीज आर नॉट द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है कि प्रोटीन को कैसा बनाया जाएगा, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। टर्शरी पे बहुत से प्रोटीन्स एक्टिव रहते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन है जिनको हायर लेवल और एक हायर लेवल जाना पड़ेगा एक्टिव होने के लिए, जैसे क्वाटरनरी, जहाँ पे 2-4 अलग अलग सब यूनिट्स को एक साथ आके एक यूनिट बनाना पड़ता है प्रोटीन का। सबको अगर क्लियर है तो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ फिर अभी।
इंसुलिन और इन्युलिन, अभी बिमला इंसुलिन और इन्युलिन क्यों आया दिमाग में? मतलब why you are asking insulin insulin, where have you come across that? कहाँ पे पढ़े हो आप? दिखा देती हूँ मैं आपको। सी, इंसुलिन हार्मोन है और इन्युलिन जो है वो आपके स्टमक में जो प्रोड्यूस होता है वो एक टाइप का प्रोटीन ही है। सी, दोनों भी प्रोटीन ही है, बट अलग अलग काम है। इन्युलिन जो है वो एक अच्छा वाला प्रोटीन है जो आपके डाइजेशन को हेल्प करेगा। सिंपली नेचुरली ऑकरिंग पॉलीसैकेराइड आता है जो आपके बहुत सारे प्लांट्स से आपको इन्युलिन ये मिलेगा, ये आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। बट जो इंसुलिन है वो हार्मोन है। सी, प्रोटीन्स जो है ना वो एंजाइम्स बना सकता है, वो हार्मोन्स बना सकता है, बहुत ऐसे ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स बनाएगा। तो इन्युलिन इज नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन इज नथिंग बट अ प्रोटीन। बेसिक डिफरेंस तो यही है कि इन्युलिन शुगर में आएगा, कार्बोहाइड्रेट से अलग ही बायोमोलिक्यूल है वो, और इंसुलिन जो है वो हार्मोन है, प्रोटीन का हिस्सा है वो। ठीक है। नहीं नहीं, इंसुलिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं, इंसुलिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के लेवल तक नहीं जाता है। इंसुलिन सिर्फ 2 या 3 ही पेप्टाइड से बनेगा। आपको इंसुलिन का स्ट्रक्चर अभी 11th के लेवल पे नहीं है। 12th में एक चैप्टर है जहां पे आप इंसुलिन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे। आप अभी 11th में और 12th पास आउट करके आए हो बिबला, क्योंकि एग्जाम में इंसुलिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये है कि इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड से बनता है, ए बी और सी। तो सी को हटा के फिर ए और बी बना के एक इंसुलिन बनेगा। बट आपके 11th स्टैंडर्ड के लेवल पे उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं पूछा है। हाँ, 11 में ना बिमला, तो आपको ना सिर्फ इसका पॉलीपेप्टाइड पूछा है, अबाउट हेमोग्लोबिन, और इंसुलिन का नहीं पूछा है। वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, 12th में उसको पढ़ोगे आप, अभी नहीं समझ पाओगे, दिक्कत हो जाएगा आपको समझने में वो। ओके, इन्युलिन इज व्हाट? इन्युलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन इज सिंपली योर प्रोटीन। ओके, यस। एनीवन एल्स? अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फिर नहीं बताना कि मैम ये नहीं आया वो नहीं आया। क्या? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते यार, मेरे बच्चे ना दोपहर के सोते रहते हैं। एनीवेज, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, ध्यान दो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पोल भी सेंड करूंगी, सो डू नॉट हरी टू आंसर। न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ phosphate, sugar plus nitrogen base, and nucleoside is composed of phosphate, sugar, nitrogen base plus lipid। अब मेरे ऑप्शंस ए है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। बी ऑप्शन है 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू। एंड सी ऑप्शन यहाँ पे लिख रही हूं मैं कि बोथ बोथ आर ट्रू, और डी में ले रही हूं कि बोथ आर फॉल्स। क्वेश्चन समझे ना आप? क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। आई एम सेंडिंग यू द पोल, डू नॉट आंसर मी हियर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज मेक श्योर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं है तो अभी मैं क्लियर करूंगी। आगे 12th में जाके मैम फिर से न्यूक्लियोटाइड पढ़ाओ तो नहीं, मैं अभी स्ट्रिक्टली बता देती हूँ आपको। यस, गिव मी द वर्ड्स क्विकली। सारों ने एक ही को वोट किया है, ओके। बाकी लोग छोड़ो, लीव इट। दोज वर नॉट इंटरेस्टेड, इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर यू पीपल। यार ये सही में बहुत मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि आप लोग आधे लोग होते हो एक्टिव, आधे लोग नहीं होते हो। एनीवे, जो है एक्टिव उनके लिए बहुत लोगों ने मुझे आंसर किया है अबाउट
ऑप्शन ए क्या है, क्या है? 1 is true, 2 is false. वेरी गुड. सो मैं अज्यूम करती हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो ये जो लिपिड वाला फंडा है ये न्यूक्लियोसाइड में आता ही नहीं है. फॉस्फेट वाला भी न्यूक्लियोसाइड में नहीं आता है. करेक्ट. और एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं, मुझे कहाँ लिखने की जगह मिल रही है? हाँ, यहाँ पे मिल रही हूँ मैं. सी क्वेश्चन 2 मेरा ये है कि प्रोटीन इज ऑप्शन ए हेटेरोपॉलीमर, ऑप्शन बी होमोपॉलीमर. ओके. यस. क्विकली. वेरी गुड. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. यस, प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर. यस. यस हरदीप, आई सॉ इट. एब्सोल्युटली. आप सबने सही जवाब दिए हैं दोनों भी क्वेश्चन के. ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो. अब लास्टली एक ही चीज मैं पूछती हूँ, वोट नहीं भेजूंगी मैं, आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. मैं वोट नहीं दूंगी क्योंकि थोड़ा सा सेंटेंस वाला होगा ना ये. तो आप मुझे बता सकते हो कि स्ट्रक्चर टर्शरी वाला प्रोटीन जो होता है, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मतलब क्या? कैन एनीवन रिकॉल कि व्हाट इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? ट्राई कीजिए. अगर आप गलत भी जा रहे हो, आपको सही से वर्ड्स भी नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं. पुट अ अटेम्प्ट, पुट अ ट्राई. यहाँ पे आप जब गलती करोगे तब जाके मैं आपको सुधार सकती हूँ और तब जाके आप एग्जाम में सही लिखोगे. एग्जाम में गलती करके आओगे तो क्या फायदा, है ना? दिस इज द प्लेस वेर यू कैन डू मिस्टेक्स. गलतियां करो, कुछ नहीं होगा. वेरी गुड बिमला, एब्सोल्युटली. वेरी गुड, वेरी गुड. ट्रू. हाँ गौरव, बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच क्रिएट्स अ हॉलो थिंग. ऐसा सी यहाँ पे कुछ प्रॉपर वर्ड्स यूज किए. रीड द टेबल बच्चों, रीड द टेबल. सी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की वजह से हमें अमाइन एसिड का एक एक पोजीशन पता चलता है. और जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं. यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे. टर्शरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन. एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की जब जब टर्शरी स्ट्रक्चर वो फोल्ड होता है और हायर लेवल पे, उसको क्वाटरनरी कहा है. रीड दिस टेबल एवरीवन. यस हरदीप, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो होते हैं प्रोटीन्स के वो टर्शरी वाले ही होते हैं और उसी में वो ज्यादातर एक्टिव रहते हैं. एब्सोल्युटली राइट. यस. तो अज्यूमिंग कि आपको न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और डीएनए आरएनए का जो डिफरेंस है, जैसे अच्छा हाँ, वन मोर क्वेश्चन बच्चे. डीएनए आरएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. डीएनए और आरएनए दोनों में भी एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क है, मैंने बताया है आपको ये. Good. Thymine is replaced by uracil. Uracil is in RNA, thymine is in DNA. Absolutely. Very good. So, यहाँ तक मैं रुक जाती हूँ. न्यूक्लिक एसिड, बट तो ये रिपीट है अगेन. सी न्यूक्लिक एसिड जो है वो मोनोमर है किस चीज का? न्यूक्लियोटाइड का. आई थिंक ये आप पढ़ सकते हो. एक न्यूक्लियोटाइड, सी दिस वन न्यूक्लियोटाइड जो बना है ना, उसमें क्या है? एक मोनोसैकेराइड है, मतलब एक राइबोस शुगर है, जिसको जैसे ये स्ट्रक्चर निकाल रही थी मैं. ये क्या था? शुगर का स्ट्रक्चर था. कौन सा शुगर था? 5 कार्बनों वाला, विच इज 5 कार्बन शुगर नोन एज राइबोस. और डीऑक्सीराइबोस इसलिए कहा है क्योंकि उसके सेकंड वाले कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा है, इसलिए डीऑक्सी राइबोस. ओके. देन सो एक तो होती है न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप, दूसरी होती है शुगर. अबे पहले वाले स्लाइड्स में हमने ये नहीं देखा था कि कौन सी शुगर थी हमारे पास. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड में कि शुगर जो होती है वो कौन सी होती है? राइबोस वाली शुगर, जो पेंटो शुगर है. और मोर स्पेसिफिकली उसको हम टू डीऑक्सी क्यों कहा है? क्योंकि उसमें सेकेंड वाले कार्बन पे जो होता है वहां पे वो ऑक्सीजन जुड़ा होगा, इसलिए टू डीऑक्सी राइबोस. बच्चों अगर आप आरएनए को देखोगे ना, आरएनए सी इंटरेस्टिंग पार्ट अगेन, एंड डीएनए.
डीएनए के फुल फॉर्म में आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए के फुल फॉर्म में आता है सिंपली राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्योंकि क्या होता है कि जो आरएनए का शुगर के ऊपर जो ऑक्सीजन लगा है ना, वो ऑक्सीजन हट जाता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं, एक ऑक्सीजन हट जाता है, इसलिए इसको डीऑक्सी कहते हैं, तब जाके डीएनए बनाएगा। क्योंकि ये इसलिए हुआ जब दुनिया बनी, व्हेन वर्ल्ड फॉर्म, जब लाइफ फॉर्म एग्जिस्टेंस में आया, तो सबसे पहले दुनिया में आरएनए आया था। तो आरएनए के पास एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमिन और यूरासिल, नहीं, एडेनाइन, गुआनाइन, यूरासिल और साइटोसिन थे। तो आरएनए जो था वो स्ट्रक्चर बहुत अनस्टेबल था, क्योंकि उसमें जो यूरासिल है वो काफी अनस्टेबल है, और आरएनए के पास 2 ऑक्सीजन में थे। तो अनस्टेबल होने की वजह से बहुत सालों के बाद उसके अंदर का जो यूरासिल था वो रिप्लेस कर दिया थाइमिन से, एंड उसमें से एक ऑक्सीजन को हटा दिया गया, तब जाके जो स्ट्रक्चर बना वो आया डीएनए। ये हिस्ट्री है, ऐसा हुआ। इसलिए डीएनए को हम डीऑक्सी कहते हैं, क्योंकि उसमें की एक ऑक्सीजन को हटा दिया है सेकंड वाले पोजीशन के ऊपर से। और आरएनए को ना सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये फैक्ट आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ऐसा क्यों कहा है। ओके, सी, आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, डीऑक्सी, डी मतलब निकाल देना किसी चीज का, ऐसा। क्लियर? प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स को मैंने पहले ही बता दिया है। इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स है, इसको मैं स्टार्ट नहीं करूंगी अभी, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं यहीं पे रुक जाती हूँ, क्योंकि हमने इस क्लास में प्रोटीन्स को देखा, लिपिड्स को देखा, न्यूक्लिक एसिड्स को देखा। तो प्रोटीन्स में प्रोटीन की डिटेल्स में पूरे स्ट्रक्चर्स भी देखे हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी। एंड जो हमारा क्या था, न्यूक्लिक एसिड था, उसमें डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, राइबो शुगर, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, इन सारे चीजों को कवर कर लिया। सो यस, वी विल स्टॉप हियर। कभी भी अगर यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिएगा, और else we'll meet in the next class or the next Monday. Keep studying. Okay.